जी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और ये कार्यक्रम हम दिन भर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है आपके लिए और हमारी थीम है कि अब की बार किसकी सरकार। तो बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार आप सबसे कि बिहार में इस बार चुनावी माहौल कैसा रहेगा। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी आपका जी बिहार झारखंड और जी मीडिया के इस मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल प्रेमचंद जी आपसे यही है कि जो हमारा नाम है आज के कार्यक्रम का कि अब की बार किसकी सरकार। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप बिहार सालों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, न केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर भी। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार, निश्चित तौर पे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पे वोट होता है। लोकतंत्र की यही खूबी है। बिहार की जनता पिछले 5 सालों की सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर रही है। जो मूलभूत समस्याएं हैं बिहार की, रोजगार और महंगाई, आज भी हजारों लोगों का, खासकर मजदूरों का और छात्रों का, नौजवानों का बिहार से पलायन जारी है। चूँकि यहाँ उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो पलायन हमारे बिहार का एक सबसे बड़ा समस्या है जो आज भी कायम है। महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है बिहार में कि जनजीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। राजधानी पटना में मर्डर प्रायः रोज़मर्रा की घटना हो गई है। अगर हत्या लगातार हो रही है, लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, रोज़गार नहीं है, खाने पीने को सामान सस्ते दरों पर नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना चाहेगी क्या? तो उन्हें एक उम्मीद जगी है एक नई सरकार को लेकर, और हमने एक बेहतर गठबंधन बनाया है जिसमें समान विचारधारा की पार्टियों का समावेश है। कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वामपंथी दलों के हमारे सहयोगी हैं, और आप आने वाले समय में देखेंगे अगले 1-2 दिनों में हमारे सदस्यों की संख्या गठबंधन में बढ़ सकती है। तो हम जो एक मजबूत गठबंधन को लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम सत्ता में परिवर्तन करें, बल्कि इसलिए आ रहे हैं हम एक विकल्प उनको दे रहे हैं। एक विकल्प देना बिहार की जनता की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि बेहतर विकल्प हो, और बेहतर विकल्प के रूप में जो हमारा कांग्रेस राजद वामपंथी दलों का गठबंधन है वो बहुत ही सुटेबल है जी। जनता ने उसे एक्सेप्ट भी किया है और एक तरह से अपना मन बना लिया है। उस आधार पे हम कह रहे हैं अगली सरकार गठबंधन की सरकार। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से प्रेमचंद जी 2 सवाल खड़े होते हैं। अब की बार गठबंधन की सरकार जो आपने कहा, एक तो कांग्रेस की भूमिका क्या होगी सरकार में आने के बाद, लेकिन उससे पहले कितनी सीटें मिल सकती हैं? 70 सीटें या उससे कम या उससे ज़्यादा? तो भूमिका चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में क्या रहेगी? देखिए, अभी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और उसका निर्धारण होना बाकी है। मैं समझता हूँ जल्दी ही गठबंधन के दलों में कौन सी पार्टी किस सीट पर, कितने सीटों पर कहाँ लड़ेगी, ये सामने आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, सीटों की संख्या ज़्यादा कम चुनौती नहीं है। एकजुटता इस बात को लेकर है कि हमें मिलकर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है और जनता को एक बेहतर विकल्प देना है। जब लक्ष्य स्पष्ट है तो सीट किसी को 2-4 कम मिले, ज़्यादा मिले, ये मायने नहीं रखता है। नहीं, लेकिन मैं भी अब सवाल भी आपसे करूंगा, लेकिन जब भी ये पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। अभी मैं पूछता हूं आपसे, कौन होगा गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा? जी, आप ये बताइए, क्या एनडीए वाले बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, आज ही तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष आए थे, वो बोल के गए हैं। अब यही बात तो कर रहे हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बोलते और मैं बोलता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। दोनों पार्टियों का आला कमान तय करता है। नेतृत्व कौन करेगा ये तो बता दीजिए। मैं उसी पॉइंट पर तो आ रहा हूँ। तय कौन करेगा? हम प्रेमचंद मिश्रा बोल के चला जाएगा, उससे थोड़े हो जाएगा। जब 5-4 दलों का गठबंधन है, वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, सबके नेता बैठकर कुछ रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं।
आखिर क्या वजह है कि हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं? एक रणनीति का हिस्सा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, वो लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? हमारे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, उसका नेता कौन है, ये सबको पता है। अभी हम लोगों ने राहुल जी की अगुवाई में जब बिहार में यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, सीपीआई सीपीएम के नेता सब उसमें शामिल थे। ये एकजुटता ही एक बेहतर विकल्प हमने जनता के समक्ष रखा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में हम एक बेहतर चुनाव करेंगे, जनता को उसको मुहर लगेगी और हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। यह कोई विवाद का विषय नहीं, विवाद एनडीए में है। मुख्यमंत्री जी के पुत्र को कई बार बयान देना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का नाम घोषित करो, लेकिन घोषणा नहीं कर रहे बीजेपी वाले। नीतीश जी को भी पता है कि ये महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया वही कहीं मेरे साथ भी तो नहीं करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है। जेडीयू के अंदर जो आशंका है, साथ रहकर भी उसका निराकरण बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मंशा कुछ और है। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल कांग्रेस से पूछने से बेहतर होगा एनडीए वालों से पूछा जाए, भाई तुम्हारा अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? नहीं, मैंने ये सवाल पूछा, हमारी टीम ने, आज दिलीप जायसवाल जी आए थे, उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने नाम लिया नीतीश कुमार का। और मैं ऐसा सवाल मैंने क्यों किया आपसे, मैं ये भी बताता हूँ कि यही सवाल, जो सवाल मैंने आपसे किया, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछ चुके हैं, बिहार प्रभारी के अल्लाह जी से पूछ चुके हैं, राहुल गांधी से सवाल हो चुका है, कोई खुल के नहीं बोलता। जबकि तेजस्वी यादव ने एसआईआर की वोटर अधिकार यात्रा में खुलकर ये कह दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। आप क्यों नहीं कह रहे? मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा, फिर भी आप पूछे आप क्यों नहीं कह रहे हैं? प्रेमचंद मिश्रा अथॉरिटी बन के थोड़ी वहाँ बैठा है। ठीक, पार्टी आलाकमान तय करेगा। और मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा ये तो सब बैठ के तय करेंगे ना, गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस थोड़ी है। ठीक, हम सभी दल के नेता, प्रमुख नेता बैठेंगे और उचित समय पर इसका ऐलान करेंगे। ये हमारे लिए समस्या नहीं है। आपकी संतुष्टि के लिए मैं इतना कह दूं, मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ठीक, हम जिसको घोषित करेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, नहीं, आपने कह ही दिया कि रणनीति का हिस्सा है, ठीक है। ये बताइए कि सीटें क्या तय हो गई हैं या ये बकाम बाकी है? अभी हो रही है, बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चल रही है और सम्मानजनक समझौता होगा। सभी दलों को जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच है, जिसके पास जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिसके यहाँ कार्यक्षेत्र बना हुआ है, जो इलाके में काम कर रहे हैं लोगों का, उन सबको प्रायोरिटी हम लोग रखे हैं। और आप देखेंगे एक बेहतर कैंडिडेट सिलेक्शन भी हमारा होगा, एक बेहतर विचारधारा और एक बेहतर सोच और विचारधारा के साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, जो चीज़ें हम लोगों ने लागू की है, जो करने जा रहे हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में आप देखेंगे, वो बिहार के हितों के लिए किया है। ठीक, माँ बहन मान योजना 2500 रुपया हर जरूरतमंद महिला के खाते में जाएगा, जो हमने उन राज्यों में करके दिखाया जहाँ हमारी सरकार है। झारखंड में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, हम दे रहे हैं। चूँकि हम दे रहे हैं तो हमारी विश्वसनीयता, हमारे नेता राहुल गांधी जी की गारंटी है कि हम 2500 रुपया महीना हर जरूरतमंद महिला को, गरीब महिला को हर महीने देंगे। तो साल में 30,000 रुपया ये हमने देगा, ये हमारा वादा है। 2 लाख रुपए रोजगार के लिए, छोटे मोटे रोजगार करो, कुछ करो, ये हम नौजवानों को देंगे, बेरोजगार लोगों को, भैया तुम कुछ से कुछ अपना काम शुरू करो। 2 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त और भी कई योजना है जो हमने उसमें देखा है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हमने स्वास्थ्य को लेकर वहाँ चिरंजीवी योजना बनाई थी। 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में वो हम मुफ्त कराएंगे। ठीक, ये बड़ी योजनाएं हमारी हैं और ये योजनाएं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। ठीक, और हमारी गारंटी है, इस पर लोगों का भरोसा है। ठीक है प्रेमचंद जी, इसमें एक सवाल ये बनता है ना कि जैसे अभी यहाँ भी कई वक्ताओं ने कहा या फिर पहले की देखा कि नहीं, वो उनकी सरकार बनेगी तो देंगे, हम तो अभी से दे रहे हैं। जैसे महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात हुई, उसके बाद कहा कि अगर बिजनेस करेंगे तो हम 2 लाख रुपए भी देंगे। इसमें हम एक सवाल को और ऐड कर देते हैं कि ये जो तमाम घोषणाएं हुई हैं चुनाव से पहले, चाहे डोमिसाइल का रहा हो, चाहे वो पेंशन की राशि बढ़ाने की रही हो, चाहे वो युवा आयोग बनाने का रहा हो, या फिर ये 10,000 रुपये हर खाते में डालने का रहा हो, इसका कोई असर देखते हैं चुनाव पर आप? इसका असर तब होता जब सरकार आरंभ से इन कामों को करती रहती। 18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार की नियत अगर महिलाओं को उत्थान का होता तो आप आराम से पहले कर सकते थे। 11 साल में केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ 18 साल से लगातार सीएम है। तो अब चुनाव के टाइम में आपको इन चीज़ों की घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आपकी नियत में खोट है।
नीतीश जी चाहते तो पहले से ही करके इम्प्लीमेंट कर चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, चुनाव का इंतजार किया। महिलाओं वृद्धजनों का पेंशन, मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी, विधान परिषद में मैं अपने कार्यकाल के दौरान ये सवाल उठाया था। मैंने राज्यों के नाम गिनाए थे कि इन राज्यों में बिहार में जो पेंशन हम देते हैं उससे ज़्यादा पेंशन मिलता है, तो क्यों ना बिहार में वृद्धजनों को, महिलाओं को, विकलांगों को जो पेंशन देते हैं उसको बढ़ा के 1,500 से 2,000 किया जाए। मुख्यमंत्री खड़े हो गए और हमको बोलने लगे कि आपको व्यक्तिगत तौर पे होने लगे, बोले आपको अनुभव नहीं है, बिहार में पर कैपिटा इनकम इतना नहीं है कि हम अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पेंशन को बढ़ाएं, हम गरीब राज्य हैं। आज से साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास दस्तावेज। नहीं वायरल भी हुआ था, सबने देखा इसको। आज एकाएक माइक जरा सामने। एकाएक आपको पेंशन बढ़ाने की जरूरत क्यों आ गई? चूंकि चुनाव सर पर है, तो बिहार आप अमीर राज्य हो गया आपके लिए। चुनाव नहीं आता था, आप ये भी नहीं बढ़ाते। तो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ चुनाव में रखकर, ध्यान में रखकर अभी बेतहासा पैसा बांटने का रोज अनाउंस करते हैं। ठीक। और आप लोग का चैनल चलाता है सौगात, नीतीश जी ने सौगात दे दिया। ठीक। सौगात नहीं दिया, ये आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक। और लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल प्रेमचंद जी आपसे ये है कि एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा, एसआईआर अब भी कितना बड़ा मुद्दा है, और इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपने लगातार वोट चोरी, एसआईआर की बात की, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉन्ग नंबर डायल कर दिया? कई लोग ये भी कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और चुनाव में भी वो बहुत बड़ा मुद्दा बन के रहेगा। आम जनता के जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है वोट का, उस पर ही अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और चुनाव आयोग उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, अजीब अजीब खबरें आई विभिन्न जिलों से, आखिर यह वोटर पुनरीक्षण हो रहा है जी, या मजाक हो रहा है? राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया और लाखों लोगों का समर्थन हर जिला में उन्हें मिला, इस पूरे अभियान को मिला। क्यों मिला? हर व्यक्ति को लग रहा था कि मेरा वोट चोरी हो रहा है। जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में दूसरे रूप में किया, बिहार में एक अलग रूप में लेकर करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं क्यों वोट चोरी क्यों महत्वपूर्ण है। वोट चोरी करके जो सरकार बनेगी वो महंगाई कम करने के लिए कभी उसका कमिटमेंट नहीं होगा। वोट चोरी जो सरकार बनेगी वो रोजगार देने के लिए उसका कमिटमेंट नहीं होगा, क्योंकि तो वोट चोरी से बनता है। वोट चोरी से जो सरकार बनेगी वो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इसको आप चुनाव में भी उठाएंगे वोट चोरी के मुद्दे को? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आपका वोट चोरी होगा। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से हुआ है। निश्चित तौर पे इसका लाभ गठबंधन के साथियों को मिलेगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी, आपने हमें समय दिया और हमसे बात की, हमारे सवालों का जवाब दिया। एक बार जोरदार ताली प्रेमचंद मिश्रा जी के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। और आपसे गुजारिश है कि आप यहीं मौजूद रहिएगा थोड़ी देर के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद्र मिश्रा जी। और मैं बुलाना चाहूँगा जी मीडिया के CRO राजेश सरीन सर को, प्लीज़ मंच पर आएँ और कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जी को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। वो आए इस कार्यक्रम में, अब की बार किसकी सरकार, जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें आकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और सरकार किसकी बनेगी। अपने अपने समीकरण है, सबके अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन वो रणनीति कैसे कामयाब होगी, समीकरण कितना सधेंगे, ये सारी चीज़ें जनता पर निर्भर करती हैं। तो हमारी ये चर्चा, हमारा ये सेशन लगातार आगे भी जारी रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं